36 parts. We divide zodiac into 36 equal part, and this chart is known as a दृश्यकांश chart. जैसा कि हमको मालूम है, दृश्यकांश chart हम इसको कहते हैं। और दृश्यकांश chart से हम दो चीजें या दो लाइफ के एस्पेक्ट एनालाइज करते हैं। वन इज द हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर कोबॉर्न, छोटे भाई बहनों का सुख, और दूसरा जो नेटिव के अंदर इनिशिएटिव होता है, किसी भी चीज के लिए जो इनिशिएटिव होता है, दैट आल्सो वी एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ दृश्यकांश चार्ट। और जब हम इन दोनों चीजों की बात करते हैं तो नेचुरली जो कंसर्न हाउस है हमारा लग्न चार्ट में, वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस से ही हम छोटे भाई बहनों का सुख भी देखते हैं और इनिशिएटिव भी देखते हैं, और इसका कारक है मंगल। तो हम थर्ड हाउस को एग्जामिन करेंगे और इसका जो कारक है मंगल, मार्स, उसको एग्जामिन करेंगे, और इनके साथ साथ फिर हम D3 चार्ट को एग्जामिन करेंगे। और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू यंगर कोबॉर्न, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, देन आपका जो नेक्स्ट कोबॉर्न होगा क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, किस कोबॉर्न के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी के एक हम छोटे भाई बहन के साथ तो अच्छे होते हैं, किसी के साथ खराब होते हैं। उनकी लॉन्गेविटी के बारे में, उनकी जो प्रोस्पेरिटी के बारे में, या कभी कभी हम चार्ट देखकर ये भी बता देते हैं कि ये ट्विंस बर्थ तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हम दृश्यकांश चार्ट से एग्जामिन करेंगे। और आप देखेंगे कि दृश्यकांश चार्ट का इस्तेमाल और बहुत जगह किया जाता है, और इट्स अ वेरी यूजफुल चार्ट, इट्स अ रियली वंडरफुल चार्ट। और हम इसको छोटे भाई बहनों का सुख ही एग्जामिन नहीं करते, बट आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ की जो हम इस चार्ट से एग्जामिन करते हैं, और आप देखेंगे भी कितनी एक्यूरेट चीजें हैं वो। तो उसी की हम शुरू करते हैं दृश्यकांश चार्ट के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि टू एग्जामिन हैप्पीनेस फॉर यंगर कोबॉर्न, और थर्ड हाउस है सिग्निफिकेटर मार्स है, और थर्ड हाउस को और मार्स को हम स्टडी करते हैं, और साथ में D3 चार्ट को एग्जामिन करते हैं। ये सब लोग हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुके। और जहाँ तक इसका जो बनाने का सिस्टम है, और हम पराशर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि और भी हम देखेंगे जितने भी डिविजनल चार्ट होते हैं उसमें कुछ और भी जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं या जो और विद्वान हैं एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने कुछ अलग अलग मेथड भी बताए, बट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पराशर सिस्टम एक्चुअली। तो जैसा आप देख रहे हैं, जो आंतक बनाने का सवाल है, हमने राशि को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और जो पहला दृश्यकांश है वो अगर प्लैनेट 0 to 10 डिग्री के बीच में होता है। सेकंड दृश्यकांश है अगर प्लैनेट 10 to 20 डिग्री के बीच में है, और थर्ड दृश्यकांश है जब प्लैनेट 20 to 30 डिग्री के बीच में होता है। तो कहते हैं कि हर राशि, ये राशियां हैं 12 जो है, ये एरीज टॉरस वगैरह, तो हर राशि का पहला दृश्यकांश उसी राशि से शुरू होता है। हर राशि का जो पहला दृश्यकांश है, जैसे एरीज का है तो 1 से होगा, टॉरस का 2 से, जेमिनी का 3 से, तो हर राशि का फर्स्ट दृश्यकांश विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम राशि, एंड सेकंड दृश्यकांश ऑफ ईच राशि स्टार्ट्स फिफ्थ फ्रॉम द राशि। जैसे एरीज है 1 नंबर, तो एरीज से 5वां 5 हो गया, टॉरस है 2, टॉरस से 5वां 6 हो गया, जेमिनी से 5वां 7 हो गया। तो फर्स्ट दृश्यकांश फ्रॉम द सेम साइन, सेकंड दृश्यकांश फिफ्थ फ्रॉम द साइन, एंड थर्ड दृश्यकांश इज 9th फ्रॉम द साइन। जैसे एरीज है तो उससे 9th 9, टॉरस है उससे 9 10। तो ये इस तरह से हम दृश्यकांश चार्ट को बनाते हैं। फर्स्ट दृश्यकांश उसी राशि से शुरू होता है, सेकंड दृश्यकांश राशि से 5th साइन से शुरू होता है, और थर्ड दृश्यकांश राशि से 9th साइन से शुरू होता है। और जैसे मैंने कहा कि इस चार्ट का जो इस्तेमाल है हम बहुत तरीके से करते हैं, और जैसे ये 36 दृश्यकांश है, जो टोटल हमने एक राशि को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इट मींस वी हैव टोटल 36 दृश्यकांश, और हर दृश्यकांश की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप 36 दृश्यकांश को देखेंगे तो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो किसी भी आप
बुक में देख भी सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एरीज का फर्स्ट दृश्यकांश है, तो इट रिप्रेजेंट्स मैन विद द व्हाइट क्लॉथ around his waist, dark complexion, pretending to protest, fearful eyes, masculine and armed. So it describes a person. For example, let's say Taurus का पहला दृश्यकांश, this is woman with the torn ringlets, pot belly, burnt cloth, thirsty, fond of food, ornament, all those things. Virgo का second दृश्यकांश देखिए, describes another person, man with a pen in the hand, dark complexion, head tied round by the cloth, counting gains and expenditure, covered over the body with a dense hair and holding a big bow, masculine. ऐसे Pisces का पहला दृश्यकांश, man decked with the ornament, holding in hand sacrificial vessel, pearl, gems, coins, इस तरह का जो है हर प्लैनेट की आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हर जो दृश्यकांश होता है, इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, whether मेल फीमेल, और उसका नेचर, कम्प्लेक्शन, क्या शौक है क्या नहीं है, तो उस टाइप का नेचर जो डिस्क्राइब करता है। और उसके अलावा कुछ और चीजें बताती हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम बियरिंग फ्रूट्स या बियरिंग जेम्स या फियरी है या क्या है, तो इस टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जो अभी कभी आपने देखा भी होगा कि जब कोई चोरी का प्रश्न होता है, जैसे आपने प्रश्न ज्योतिष पढ़ा है, और जब चोरी का प्रश्न होता है तो जब हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो ही टेल्स यू कि ऐसा ऐसा कोई आदमी है आपके घर में जो आपको लगता है कि चोरी कर सकता है। ही डिस्क्राइब्स ए पर्सन, मेल फीमेल, और आपका कलर वगैरह सब कुछ आपको बता देगा। तो आपको लगता है कैसे बता देता है ज्योतिष ने कैसे बता दिया कि सच एंड सच टाइप ऑफ पर्सन में बी इन्वॉल्व इन द थेफ्ट एक्चुअली। तो ये जो दृश्यकांश चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस समय जब आपने प्रश्न किया, उस समय राइजिंग दृश्यकांश कौन सा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखकर वो आपको बता देता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका यूज है वो थेफ्ट के प्रश्न को रिप्लाई करने में है। और थेफ्ट का जब क्वेश्चंस होते हैं तो चोरी का प्रश्न, तो हम 3 चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लग्न का, दृश्यकांश का और नवांश चार्ट का। लग्न चार्ट तो आपको बताएगा क्या कहाँ पर चोरी हुई, कैसी हुई, मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑल दोज थिंग्स, कहाँ छुपाई हुई है, और ये सब चीजें बताएगा। एंड दृश्यकांश चार्ट tells you the form of thief, who is the person who can be involved in the thief. It completely describes a person. Such a wonderful chart actually. और नवांश चार्ट tells you the nature of the article lost. जो चोरी हुई है किस टाइप की वस्तु है, वो आपको नवांश चार्ट से पता लगता है। तो ये दृश्यकांश चार्ट का इस्तेमाल करके हमको पता लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति या किस टाइप का या किस फॉर्म का व्यक्ति जो है वो चोरी में इन्वॉल्व हो सकता है। तो बहुत सिंपल है कि जब आपने प्रश्न पूछा और प्रश्न के टाइम राइजिंग दृश्यकांश कौन सा है, और उसके हिसाब से हम, क्योंकि जो जितने भी हमारे 36 दृश्यकांश हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर आप चोरी में जो इन्वॉल्व पर्सन है उसके सारे फॉर्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द एस्ट्रोलॉजर्स डू। आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस थिंग एक्चुअली, कि हम दृश्यकांश चार्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो 36 दृश्यकांश है, इसको हमने बहुत कैटेगरीज में डिवाइड किया, और उनका पर्पस भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 36 दृश्यकांश हैं बहुत सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला है आयुध। आयुध मतलब आर्म जिसको हम बोलते हैं। तो ये बेसिकली ह्यूमन है, मेल कैटेगरी है। तो जैसे आप देखते हैं कि एरीज का फर्स्ट एंड थर्ड दृश्यकांश, जेमिनी का थर्ड दृश्यकांश, लियो का सेकंड, वर्गो का सेकंड, इस तरह से जो है ये जितने भी दृश्यकांश हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ आयुध दृश्यकांश। ऐसे ही जो जैसे ह्यूमन मेल है तो ह्यूमन फीमेल, तो ये जैसे टॉरस का पहला, जेमिनी का पहला, कैंसर का थर्ड, वर्गो का फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये सारे जो दृश्यकांश हैं दे डिस्क्राइब द ह्यूमन फीमेल कैटेगरी। ऐसे ही सर्पेंट है जो मेल एंड फीमेल दोनों हो सकता है, तो ये कैंसर का सेकंड एंड थर्ड, स्कॉर्पियो का फर्स्ट एंड सेकंड, एंड पाइसिस का थर्ड। तो ये कैटेगरी डिवाइड। पक्षी है, बर्ड, तो एरीज का सेकंड, जेमिनी का सेकंड, लियो का वन, इस तरह से जो है ये पक्षी दृश्यकांश है। फिर चतुष्पाद हैं या क्वाड्रुपेड एनिमल्स होते हैं, तो ये जितने भी दृश्यकांश लिस्टेड हैं, एरीज सेकंड, टॉरस सेकंड एंड थर्ड, ऑल दोस दृश्यकांश।
they come under the category of चतुष्पाद actually, या जो चतुष्पाद जानवर होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं। और कहते हैं कि जो दृश्यकांश हम चंद्रमा की पोजीशन देखकर कि चंद्रमा जो है किस दृश्यकांश में है, तो उसके हिसाब से हम ये कैटेगरी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के नेचर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की अगर पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी है तो हम देख सकते हैं कि मून जो है वो किस दृश्यकांश में है और किस कैटेगरी में आता है आउट ऑफ दिस कैटेगरीज। तो उसके हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर आयुध कैटेगरी का दृश्यकांश है मून का, तो वायलेंट है, नेचुरली एंग्री है, इंटॉलरेंट है एंड विक्टोरियस ओवर एनिमीज। और फीमेल है अगर, तो नेचुरली जो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेंटल है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, लवर ऑफ आर्ट एंड कल्चर है। सर्पेंट कैटेगरी में है तो फुल ऑफ एंगर है, रिवेंजफुल है और डिसीटफुल है। चतुष्पाद है तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट होती है तो उस टाइप का नेचर होता है, मतलब नॉन फॉलोअर ऑफ सोशल एंड मॉरल एथिक्स। तो ये चतुष्पाद अगर कैटेगरी का दृश्यकांश है। ऐसे पक्षी है, पक्षी जैसे होते हैं फिकल माइंडेड, वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या इनस्टेबिलिटी इन द प्रोफेशन। तो जस्ट हम मून की पोजीशन देखकर कि इस कैटेगरी में मून कौन सी कैटेगरी का दृश्यकांश है, तो उसके हिसाब से वी कैन डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ ए नेटिव एक्चुअली। फिर बिहेवियर नेटिव का कहते हैं कि जो इनको हम और भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे रुद्र कैटेगरी है, एरिस सेकंड एंड थर्ड, जेमिनी थर्ड, लियो, ये सब रुद्र कैटेगरी के हैं। फिर पाश है, पाश मतलब फांसी जिसको हम बोलते हैं, गले में फंदा जो है, ये पांच कैटेगरी है, टॉरस 1 और कैप्रिकॉर्न 2। एक वराह कैटेगरी है, वराह मतलब सुअर होता है, कैंसर 1। निगड, ये भी बॉन्डेज है, जंजीर बांधना पैरों में, तो कैप्रिकॉर्न का पहला दृश्यकांश। ज्वेल्स एंड ट्रेजर्स, लिब्रा का पहला और सेजिटेरियस का सेकंड। तो जो भी दृश्यकांश है तो कहता है इट इंडिकेट्स द बिहेवियर ऑफ द नेटिव। जो भी ये नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से ये बिहेवियर इंडिकेट करता है। पहला पर्सनैलिटी था और ये बिहेवियर इंडिकेट करता है। फिर जैसे मैंने कहा कि और भी अगर हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करें दृश्यकांश चार्ट से, तो और भी हम थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं। और इन दृश्यकांश को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो हमारा नेचर है बेसिकली, क्रूर है, वॉटरी है, सौम्य है और मिक्स्ड है। तो अगर ये जो पहले दृश्यकांश है 1, 5, 8, 10, 11 राशि के, सेकंड दृश्यकांश है 4th and 8th राशि, थर्ड दृश्यकांश है 5, 7, 8, 12, ये सब जो है क्रूर कैटेगरी में आते हैं। और क्रूर मतलब जो cruel nature of the person, so we can say evil or wicked minded, engaged in the sinful deeds or quarrelsome। क्रूर या क्रूअल टाइप का नेचर जो है उस व्यक्ति का होता है। कुछ वॉटरी दृश्यकांश है, जैसे कि फर्स्ट दृश्यकांश ऑफ 4 and 12, सेकंड दृश्यकांश ऑफ 12 and 6, थर्ड दृश्यकांश ऑफ सेकंड एंड थर्ड। वॉटरी मतलब जैसे आप जानते हैं कि सेंसिटिव है, इमोशनल है, तो गिवर ऑफ आर्म्स, pleasure living, kind hearted, wealth by farming, large bodied and emotional। तो वॉटरी कैटेगरी आ जाती है। फिर आता है सौम्य। सौम्य मीन्स फर्स्ट दृश्यकांश ऑफ 3, 6, 7, सेकंड दृश्यकांश ऑफ 1, 2, 9, 10 and 11 एंड थर्ड दृश्यकांश ऑफ 6, 9, 11। तो ये अच्छा माना गया। तो इट इंडिकेट्स हैप्पीनेस, वेल्थ और मेल प्रोजेनी या पुरुष संतान का सुख, काइंड हार्टेड एंड हैंडसम बॉडी। और मिक्स्ड है, ये मिक्स टाइप का नेचर होता है ऐसे लोगों का। तो फर्स्ट दृश्यकांश ऑफ 2 and 9, सेकंड दृश्यकांश ऑफ 3, 5, 7, थर्ड दृश्यकांश ऑफ 1, 4, 10। तो इट इंडिकेट्स बैड कंडक्ट एंड कैरेक्टर, इविल आइड, वायलेंट नेचर, इंडिलिजेंस इन द सेक्सुअल प्लेजर्स। तो ये भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है जो हम दृश्यकांश चार्ट से कि कौन सा
कैटेगरी है, क्रूर है, वॉटरी है, सौम्य है या मिक्स्ड है, तो वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द नेटिव एक्चुअली। अब जैसे इंडिविजुअल चार्ट में जो भी पार्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी देवी देवता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इन दृश्यांश की भी ऐसे ही डीटीज होती हैं। और डीटीज का फायदा है कि जब किसी भी प्लैनेट की दशा चल रही होती है तो वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा। तो नेचुरली हम देखते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो रही है, तो उसके अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसका दृश्यांश देखकर कि उस दृश्यांश की डीटी कौन सी है, तो हम बता सकते हैं कि उस दशा में नेटिव का क्या बिहेवियर रहेगा, नेटिव का बिहेवियर कैसा होगा। तो जैसे 3 दृश्यांश हैं, फर्स्ट दृश्यांश किसी भी राशि का, सेकंड दृश्यांश और थर्ड दृश्यांश। तो आप देखते हैं कि जो पहला दृश्यांश होता है उसकी जो डीटी है या जो गॉड है, दैट इज देवर्षि नारद। नारद जी जो है हर राशि के पहले दृश्यांश को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो सेकंड दृश्यांश है उसके लॉर्ड मेर्स अगस्त मुनि है, वो सेकंड दृश्यांश ऑफ एनी राशि। और इसी तरह से जो थर्ड दृश्यांश होता है उसकी जो डीटी माने गए वो माने गए ऋषि दुर्वासा। तो इनका थोड़ा सा नेचर देखें कि नारद जी का क्या नेचर है, तो किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए उस आदमी का उस पर्टिकुलर दशा में जो है। देवर्षि नारद को कहते हैं सन ऑफ ब्रह्मा, और नॉलेजेबल, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी और कंफ्यूजन क्रिएट करना भी जो है, ये बेसिकली उनका जो नेचर हम देखते हैं या जो हमारी माइथोलॉजी है। तो fully knowledgeable person, well versed with the religious rites and the astronomy, or his term to be conversant with the nyaya, logic, and the truth of moral science. He could swiftly interpret contraries by reference to the different situation. He is eloquent, resolute, intelligent, and professor and possessor of powerful memory. He knew the science of moral and पॉलिटिक्स। जैसा हम लोग माइथोलॉजी में देखते हैं तो वही चीज है कि अगर कोई प्लैनेट फर्स्ट दृश्यांश में प्लेस्ड है किसी भी राशि के, मतलब अगर उसकी जो डिग्री है वो 0 to 10 डिग्री है, तो उसका जो नेचर होगा विल मेक द कम्युनिकेशन एंड विट एज इट्स वेपन। कि बहुत अच्छा जैसे बोलने का ढंग है या अपनी जो हंसी मजाक से जो है किसी को काबू कर लेना या किसी को अपने कम्युनिकेशन से उसको इम्प्रेस कर लेना, तो वैसा बिहेवियर होगा जैसे नारद जी का होता है। नेटिव इज नेवर ट्रैप्ड इन एनी प्रॉब्लम। जैसे नारद जी का देखा है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे निकल जाते हैं, तो ही ऑलवेज फाइंड्स द वे टू एग्जिट। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो फंसेगा नहीं नेटिव उसमें, वो उसको आसानी से अपनी जो विट्स हैं उससे निकल जाएगा। Native knows when to speak and how to speak. That also becomes the quality of planet placed in the first दृश्यांश। ये कहते हैं कि native पराक्रम will be the delivery of the word in short speech and advisory। जैसे नारद जी जैसे संवाद करते हैं तो उसी तरह से जो है ऐसे व्यक्तियों का भी संवाद होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेशन का स्किल होता है, विटी होते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसते नहीं हैं, दे फाइंड अ वे टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और पता है उनको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। तो ये नारद जी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर महर्षि अगस्त मुनि के बारे में देखें तो कहते हैं कि बेसिकली हम कहेंगे कि माइंड का काम है, या ही वाज ग्रेट थिंकर आल्सो। और वो कहते हैं कि इज कनेक्टेड टू द सत्वा, प्रिजर्वेशन एंड विष्णु। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी प्लैनेट सेकंड दृश्यांश में होगा तो उसको हम कहेंगे कि अगस्त दृश्यांश में है, तो नेटिव करेज इंक्रीजेस बियॉन्ड लिमिटेशन। उसकी उस टाइम आप देखेंगे कि हिम्मत या उसके अंदर जो ब्रेवरी है या कॉन्फिडेंस है वो उस टाइम बढ़ जाएगा। Then he tried to solve the problem of others। तो उसका हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या दूसरों की मदद करना।
नेटिव हैज अ करेज टू बैड कन्वर्ट बैड टू द कंट्रोलेबल कंडीशंस, कि अगर कोई भी अगर खराब सिचुएशन है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो उसमें माहिर होता है। He's calm and quiet, talks less, wish to be in the low profile state, हमेशा जो है लो प्रोफाइल मेंटेन करेगा, calm and quiet होगा। तो ये जो बिहेवियर है when planet is placed in the second दृष्टांश of any राशि। अब थर्ड दृष्टांश को देखिए, ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि more difficult ऋषि, he made effort to control his senses and therefore he represents the desire and their abilities to lead us astray. Durvasa is linked to the Shiva. Shiva means destruction. So tamas and destruction. तो कहते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट इसमें थर्ड दृष्टांश में या दुर्वासा दृष्टांश में होता है तो पर्सन इज इन द एंग्री कंडीशन, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेवर लिसन्स टू एनीवन। उस पीरियड में आप देखेंगे कि एक जैसे व्यक्ति का नेचर चेंज हो जाता है कि एक ऐसी प्लैनेट की दशा आई जो कि थर्ड दृष्टांश में प्लेस्ड है, तो सडनली आप देखेंगे कि शॉर्ट टेम्पर हो जाता है बिहेवियर। बहुत बार आपने देखा भी होगा बिहेवियर चेंज होते हुए। नेवर लिसन्स टू एनीवन, ही हैज ओन assumptions and with half इंफॉर्मेशन रिएक्ट। उसका पूरी इंफॉर्मेशन में नहीं होती, अपना जो उसका assumption है उसी के बेसिस पर वो रिएक्ट करता है। Punishment is fast, but always try to undo the ones he realized that his punishment is wrong. किसी को पनिश करना और उसके बाद रियलाइज भी करना कि वो गलती की है उसने, तो उसको वो रियलाइज भी कर लेता है। तो अगर हम तीनों का लेवल देखें तो कहते हैं कि नारद का जो दृष्टांश है या फर्स्ट दृष्टांश है, वर्क्स ऑन द कार्मिक लेवल, अगस्त ऑन द मेंटल लेवल एंड दुर्वासा का जैसे आप देख रहे हैं इस वर्क ऑन द फिजिकल डिजायर्स या ऑन द सेंसुअल प्लेजर्स। As Dreshkans represent the free will or the courage, these deities influence our actions and motivations during the dasha of these planets. और इसमें एक चीज और भी देखिए कि ये भी कहा कि जो मूवेबल साइन के दृष्टांश होते हैं, मतलब 1, 4, 7, 10 साइन है मूवेबल साइन, उनके जो दृष्टांश है मतलब कोई भी हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें कहते हैं वो राजसिक गुण वाले होते हैं। और अगर जो फिक्स साइन के दृष्टांश होते हैं, मे बी 1, 2, 3 कोई भी दृष्टांश हो, वो तामसिक गुण वाले होते हैं। और जो डुअल साइन के दृष्टांश हैं 3, 6, 9, 12, वो सात्विक गुण वाले होते हैं। सात्विक मीन्स ऑल गुड एंड राजसिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड एंड तामसिक मीन्स ऑल बैड। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, जो अभी हमने नारद और अगस्त और क्या ये जो कॉम्बिनेशन देखा दुर्वासा ऋषि का, और एक ये गुण जो है उनके राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण जो है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो फर्स्ट दृष्टांश ऑफ डुअल साइन सात्विक है और नारद दृष्टांश है सात्विक एंड नारद, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, रियली वंडरफुल पर्सन, he will never do bad for anyone, he always thinks good actually। तो इसको सबसे अच्छा माना गया कि अगर डुअल साइन में फर्स्ट दृष्टांश में प्लैनेट है या मतलब 0 to 10 डिग्री है, दैट इज द बेस्ट दृष्टांश ऑफ एनी राशि। तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है कर्म एंड देवतास को, मतलब सात्विक गुणों को जो है। इसी तरह से अगर हम देखें कि सेकंड दृष्टांश ऑफ मूवेबल साइन ये राजसिक है, और सेकंड दृष्टांश हमने देखा कि लॉर्ड क्या था उनका, अगस्त मुनि थे, तो ये भोग एंड राजसिक हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है कंट्रोल नहीं करते अपने सेंसुअल प्लेजर्स के ऊपर जो है, और बहुत ज्यादा भोगों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे लोगों कहते हैं इनको दे शुड प्रैक्टिस डिसिप्लिन लाइफ, लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन में करने की ऐसे लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर ये थर्ड दृष्टांश ऑफ फिक्स साइन, फिक्स साइन अब क्या है, ये तामसिक है, और जो इनके ऋषि दुर्वासा है तो सबसे खराब हो गया कि नाश हो गया और तामसिक भी हो गया, डिस्ट्रक्शन एंड तामसिक आल्सो। तो ये कहते हैं वर्स्ट हैं, सबसे खराब हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहने की जरूरत होती है। तो ये डुअल साइन का पहला दृष्टांश इज द बेस्ट, जिसका भी कोई भी प्लैनेट जब
ड्वेल साइन में पहले दृष्टांश में होता है तो दैट पर्सन इज रियली वंडरफुल पर्सन, या जब उस प्लैनेट की दशा ऑपरेट होगी तो उसमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। सेकंड दृष्टांत मूविल का ऐसे लोग भोगों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कहते हैं कि सेंसुअल प्लेजर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा रखना चाहिए। बट ये दिस इज द वर्स्ट वन एक्चुअली, थर्ड दृष्टांत ऑफ फिक्स साइन। तो ऐसे लोगों से हमें बचना भी चाहिए और उन लोगों को खुद भी जो है कंट्रोल में अपने आप को रखना चाहिए। तो ये डीटीज का पर्पस है कि डिफरेंट डीटीज से हम कैसे थोड़ा सा प्रिडिक्शन में उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और ये देखेंगे जितने भी हम डिविजनल चार्ट डिस्कस करेंगे तो जितने भी डिविजन्स होंगे ईच डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्टेन डीटी। जैसे कि दशमांश में भी देखेंगे बहुत हम एक यूजफुल इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं उनसे। अब जो दृष्टांश चार्ट है, तो जैसा कि सभी दृष्टांश चार्ट में होता भी है, सभी डिविजनल चार्ट्स में, कि जो लग्न है डिविजनल चार्ट का दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर लग्न वेल प्लेस्ड नहीं होता किसी भी डिविजनल चार्ट में, तब हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलता। भले ही हमारा लग्न चार्ट कितना भी पॉजिटिव इंडिकेशन क्यों ना दे, बट अगर डिविजनल चार्ट में लग्न अगर एफ्लिक्टेड होगा तो अब मानकर चलिए कि हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा, लग्न चार्ट से कितना भी अच्छा इंडिकेशन क्यों ना हो। और क्योंकि कहा भी था हम लोगों ने कि जो लग्न चार्ट से इंडिकेशन होते हैं दैट वी वेरीफाई थ्रू डिविजनल चार्ट्स, और उसके बारे में जो भी डिटेल होता है वो भी हम डिविजनल चार्ट से जानने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज यहाँ भी है कि अगर लग्न चार्ट में हमारा मान लीजिए थर्ड हाउस वेल प्लेस्ड है, मार्स वेल प्लेस्ड है, एंड दैट इंडिकेट्स ऑल हैप्पीनेस फ्रॉम यंगर कोबॉर्न। बट डिविजनल चार्ट में अगर लग्न एफ्लिक्टेड है तो वो जो इंडिकेशंस हैं लग्न चार्ट से वो कंफर्म नहीं होते हैं, फिर हम फर्दर उस डिविजनल चार्ट को एग्जामिन नहीं करते हैं। बट यहाँ पर जो डिफरेंट हाउसेस हैं दृष्टांत चार्ट में वो क्या इंडिकेट करते हैं अबाउट द कोबॉर्न, तो वो है थोड़ा सा इसका इंडिकेशन। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट द वेल बीइंग ऑफ द नेटिव सिबलिंग्स एंड देयर relationship with the co-born actually. Also indicate the possibility of having a younger sibling. जैसे मैंने कहा कि अगर लग्न strong होगा then there is a possibility of a younger sibling, otherwise नहीं होगा वो। Along with that it shows the natives drive and approach to the life. तो खुद की जो अपनी अप्रोच है लाइफ की तरफ वो भी इंडिकेट फर्स्ट हाउस करता है। सेकंड हाउस is the 12th from the third house of courage, signifying loss of courage and lack of inclination, or it also shows the amount of expenditure towards younger siblings and gain of wealth from sibling. Sibling से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा या उनसे कुछ आपको मिलेगा, ये सब चीजें हम D3 चार्ट के सेकंड हाउस से देखेंगे। थर्ड हाउस shows initiative, focus and success or failure of action or efforts undertaken. It also represents the native's immediate younger sibling, कि जो नेक्स्ट जो सिबलिंग है उसके बारे में ये बताएगा। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट हैप्पीनेस एंड जॉय फ्रॉम द नेटिव सिबलिंग, नेटिव सिबलिंग से जॉय हैप्पीनेस क्या मिलेगा। फिफ्थ हाउस signifies the native's thought process toward their sibling, सिबलिंग के बारे में क्या उसकी थॉट प्रोसेस है, एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स planning actually. Sixth house shows the obstacles in getting results of the planned action of the native. Seventh house same has sexual inclination. Eighth house longevity, and it becomes a third driskansh wo hum dekhenge, and obstacles in the fulfillment of desire. Ninth house ye luck hai, ye efforts hai, fulfillment of desire hai, and signifies the loss of efforts, losses and separation from the sibling. So this is important, 12th house. तो ये जो दृष्टांत चार्ट का हर हाउस जो है वो बताएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा नवांश चार्ट, तो 64th नवांश होता है। ऐसे ही दृष्टांत चार्ट में 22nd दृष्टांश होता है जिसको कि हम खर दृष्टांश बोलते हैं।
22वां दृष्टांश, जिसको कि हम खर दृष्टांश बोलते हैं। अब एक राशि में 3 दृष्टांश हैं, तो नेचुरली जो 22वां दृष्टांश होगा वो किस हाउस में होगा? 8th हाउस का होगा। 22वां दृष्टांश जो है वो 8th हाउस का। तो हमें लग्न से 22वां दृष्टांश देखना है। तो वो कौन सा दृष्टांश है, कौन सी राशि है और उसका लॉर्ड क्या है, तो वो हमें मालूम करना है, जिसको कि हम खर दृष्टांश बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम देख भी सकते हैं। यहां देखिए लग्न क्या है, सेक्रेटेरियस साइन और कौन सा दृष्टांश है? सेकंड दृष्टांश है, सेकंड दृष्टांश है। और जो 22वां दृष्टांश होगा इस राशि में होगा, 4th राशि में, 8th हाउस वाली राशि में, इससे 8th राशि में, क्योंकि एक राशि में 3 दृष्टांश होते हैं। तो हम 22 की बात कर रहे हैं, तो 22 इसमें होगा। और इसमें कौन सा दृष्टांश होगा? ये सेकंड है, तो 4th साइन में सेकंड दृष्टांश जो होगा, 4th साइन में सेकंड दृष्टांश जो होगा उसको हम खर दृष्टांश कहेंगे। लग्न जो है वो 9th साइन में सेकंड दृष्टांश है। तो अगर हम 22 काउंट करें उससे, तो पहली चीज तो यह है कि जो 8th हाउस में राशि है उसका दृष्टांश होगा, और जो ये पहला दूसरा तीसरा है वो भी यहाँ पहला दूसरा तीसरा होगा। तो ये लग्न जो है हमारा 9th साइन में सेकंड दृष्टांश है। तो इसलिए जो 22वां दृष्टांश होगा वो 4th साइन में सेकंड दृष्टांश। और 4th साइन में सेकंड दृष्टांश क्या हुआ? 4th साइन में सेकंड दृष्टांश किस राशि का होगा? स्कॉर्पियो, 5th फ्रॉम 4, क्योंकि सेकंड दृष्टांश 5th होता है राशि से, तो 4, 5, 6, 7, 8 8th राशि में हुआ। तो हम कहेंगे इस चार्ट में जो खर दृष्टांश है वो स्कॉर्पियो साइन है और उसका लॉर्ड मार्स है। इसमें जो 22वां दृष्टांश है खर राशि में है और उसका लॉर्ड मार्स है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दशा भी किसकी चल रही है? दशा किसकी चल रही है? मंगल की, मंगल की दशा चल रही है, और मंगल ही खर दृष्टांश है यहाँ पर। 8th साइन में उसका लॉर्ड जो है वो मार्स है। तो ये जो खर दृष्टांश है, कहते हैं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब होते हैं। कहता है खरेश एंड द प्लैनेट प्लेस्ड इन द खर दृष्टांश causes serious health problems during their operating periods. जितने भी आप देखेंगे, बिकॉज इट गिव्स यू वेरी गुड इंडिकेशन कि अगर ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो या तो खरेश हो, लॉर्ड ऑफ खर दृष्टांश हो, जैसे आप अभी आपने देखा यहाँ पर मंगल जो है, या जो है प्लैनेट प्लेस्ड इन खर दृष्टांश, प्लैनेट प्लेस्ड इन खर दृष्टांश, जैसे 8वीं नंबर राशि में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड होंगे D3 चार्ट में, वो सारे प्लैनेट जब उनकी दशा ऑपरेट होती है दे गिव यू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो कहते हैं कि काफी एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है ऐसे पर्टिकुलर टाइम। तो वी ऑलवेज टेक दिस एडवांटेज टू नो अबाउट द हेल्थ ऑफ द पर्सन, कि हम देखते हैं कि 22वां दृष्टांश किस राशि में, उसका लॉर्ड क्या है, और जो D3 चार्ट में उस राशि में कौन कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं, वो सारे प्लैनेट आपको बताएंगे कि उनकी जब दशा ऑपरेट होगी तो द नेटिव विल हैव अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन द लाइफ एक्चुअली। अब जो और भी इसका बहुत यूजफुल इस्तेमाल करते हैं हम दृष्टांत चार्ट का, और जब हम लोग
सब्सटेंस चार्ट पढ़ेंगे जो हेल्थ के बारे में या डिसीज के बारे में होता है, उसमें और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ जो पर्पस है वो ये है कि हम इससे दृष्टांश से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी के किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी। एंड आई टेल यू इट आइडेंटिफाइज द बॉडी पार्ट टू ए वेरी करेक्ट एक्सटेंट। एक्चुअली हम बहुत सारी एग्जाम्पल भी लेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम जो दृष्टांश से ये पता लगा सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर प्लैनेट अगर हमें हेल्थ प्रॉब्लम देगा तो बॉडी के किस पर्टिकुलर पार्ट में होगी। थोड़ा सा हम इसको, मैं एक मिनट इसको चेंज करता हूँ। Yeah, and just I mean to tell you how we identify the body parts actually. जो फर्स्ट दृष्टांश में प्लैनेट होते हैं, फर्स्ट दृष्टांश में, और किस हाउस में प्लेस्ड है, वो लग्न चार्ट में किस हाउस में प्लेस्ड है, वो आपको बता देंगे कि आपका किस बॉडी के पार्ट को एग्जैक्टली किस बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फर्स्ट दृष्टांश वाले जो प्लैनेट होते हैं, दे रिप्रेजेंट फ्रॉम हेड टू माउथ। हेड टू माउथ के जितने भी पार्ट, जैसे ये हेड है, ये माउथ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, ये हेड है, ये माउथ है, और हेड से माउथ के बीच में ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। अब देखिए, जस्ट सी दैट हेड है, राइट आई, प्रॉब्लम होगी तो राइट आई में होगी, लेफ्ट आई में नहीं होगी। राइट ईयर, राइट नॉस्ट्रिल, राइट चीक, राइट जॉ, ये लेफ्ट जॉ, ये लेफ्ट पार्ट है। एंड सी हाउ एग्जैक्टली दे टेल यू अबाउट द बॉडी पार्ट कि किसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही अगर सेकंड दृष्टांश में जो प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, और आपने देखा लग्न चार्ट से या दृष्टांश चार्ट से कि ये बॉडी में प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो किस पार्ट को इफेक्ट करेंगे, वो कहते हैं नेक टू नेवल के जो पोर्शन है उसको इफेक्ट करते हैं। ये नेक है, ये नेवल है, ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है। जैसे राइट शोल्डर, राइट आर्म, राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ हेड, राइट साइड ऑफ ब्रेस्ट, लेफ्ट लंग एंड ब्रेक्स, ये सब चीजें जो है नेक टू नेवल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जब प्लैनेट थर्ड दृष्टांश में प्लेस्ड होते हैं तो कहते हैं कि पेल्विस टू लेग्स, मतलब पेल्विस से लेग, ये राइट पोर्शन और ये लेफ्ट पोर्शन। हम जनरेटिंग ऑर्गन देखें, राइट टेस्टिकल, राइट थाई, राइट नी, राइट काफ, लेफ्ट काफ, ये लेफ्ट के पोर्शन। तो कोई भी प्लैनेट को देखकर कि किस दृष्टांश में प्लेस्ड है और किस राशि में प्लेस्ड है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट आपका अफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये लेट्स से दिस, ये कोई हॉरोस्कोप है, हमें देखना है कि सन जो है किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करेगा। अगर करना है तो वो हम देख सकते हैं लग्न चार्ट से, सन हेल्थ प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा। हेल्थ प्रॉब्लम अगर देगा तो बॉडी के किस पार्ट को देगा। सन यहाँ कौन सा दृष्टांश है, पहला 8 डिग्री है, तो फर्स्ट दृष्टांश है, सॉरी फर्स्ट दृष्टांश है, और कौन सी हाउस में, 9th हाउस में। फर्स्ट दृष्टांश है और 9th हाउस में, किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ देखिए लेफ्ट चीक, लेफ्ट चीक को, तो सन विल रिप्रेजेंट द लेफ्ट चीक। ऐसे ही मून को देखिए, मून यहाँ पर है, कौन सा दृष्टांश है, सेकंड, और 12th हाउस में प्लेस्ड है, 12th हाउस में प्लेस्ड, तो सेकंड दृष्टांश इन द 12th हाउस, लेफ्ट शोल्डर। तो इस तरह से हम हर प्लैनेट, जैसे लेफ्ट चीक है, लेफ्ट शोल्डर है, ये
हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है बॉडी के किस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो किस बॉडी के पार्ट में होगी। अब हम लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एक्चुअली, सो आई थिंक उससे आपको पोजीशन जो है और भी क्लियर होगी। And I tried all these things in the recent examples actually, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। तो I tried, I think अभी कुछ दिन पहले मैंने 5-6 केसेस में ट्राई किया है, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, अभी हम ये हॉरोस्कोप देख रहे थे जी। और हमने देखा था कि मंगल खर दृष्टांश है। मंगल जो है वो खर दृष्टांश है, तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम देता है वैसे भी। कौन खर दृष्टांश, ये खरेश है प्लैनेट एक्चुअली, तो इट गिव्स द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एक्चुअली। अभी क्या हुआ कि अब ये देखिए यहाँ पर कि अभी जो दशा चल रही थी मार्स वीनस की, तो in October this year actually he had a second time mouth cancer operation, very serious operation actually। तो मार्स और वीनस की दशा ऑपरेट हो रही थी। तो हम देखें कि मार्स वीनस की दशा में पहली चीज तो मंगल तो खरेश है ही, बट जो रिजल्ट मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? जो भी स्ट्रॉन्गर होगा इन दोनों में से। मार्स कितना है? 6.2 है षटबल उसका, और वीनस का षटबल है 7.9, राइट। तो जो बॉडी पार्ट है वीनस से देखेंगे, और वीनस जो है वो कौन सा दृष्टांश है? फर्स्ट है। कौन से हाउस में है? नाइन्थ हाउस में फर्स्ट दृष्टांश। लेट अस सी नाइन्थ हाउस में फर्स्ट दृष्टांश क्या इंडिकेट करता है? नाइन्थ हाउस में फर्स्ट दृष्टांश, सॉरी, लेफ्ट चीक इंडिकेट करता, एंड एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस ही हैड द ऑपरेशन एक्चुअली। लेफ्ट चीक को इंडिकेट करता। वैसे भी खरेश की दशा चल रही है, 8th हाउस मंगल है उसमें जो है। देन and he's a very senior doctor in US actually, और इनकी जो वीनस केतु की दशा चल रही है, एंड अगेन ही आल्सो हैड अ वेरी सीरियस माउथ कैंसर ऑपरेशन एक्चुअली अभी इसी पीरियड में, अभी जब ये वीनस केतु की दशा चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि वीनस केतु की, पहले तो केतु किस प्लैनेट के रिजल्ट देगा यहाँ पर? सन की। बताइए, हु कैन टेल एक्चुअली? सर सन के। राहु केतु के रिजल्ट्स हम कैसे देखते हैं? सर डिस्पोजिटर के होते हैं या देखिए, राहु केतु के जो रिजल्ट देखे जाते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो किस प्लैनेट के साथ में है और किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, वो किस प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है और किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है।
और इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा, राहु केतु उस प्लैनेट के रिजल्ट देंगे, दोनों में से कि किस प्लैनेट के, कौन से प्लैनेट उसके साथ में है और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर, और उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है राहु केतु उसके रिजल्ट देते हैं। बट अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि ना तो कोई प्लैनेट हो ना ही कोई देख रहा हो उसको, तो उस केस में कहते हैं कि राहु केतु गिव द रिजल्ट ऑफ द साइन लॉर्ड एक्चुअली, जिस राशि में होते हैं, जैसे कि जया जी कह रही हैं कि फिर सन की रिजल्ट देता है। पर यहाँ पर केतु को दो प्लैनेट एस्पेक्ट करते हैं, कौन कौन से? जुपिटर एंड जुपिटर, वीनस एंड जुपिटर, वीनस एंड जुपिटर। तो वी हैव टू सी कि विच इज स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दिस टू। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये है षटबल, तो Venus is 6.3 and Jupiter is 6.9. Ketu will give the result of Jupiter, क्योंकि Jupiter stronger है Venus और Jupiter में से, Venus और Jupiter में से। इसका मतलब जो Venus केतु की दशा ऑपरेट हो रही है, हमें रिजल्ट Venus के मिलेंगे या केतु के मिलेंगे? जो रिजल्ट मिलेंगे वीनस के मिलेंगे या केतु? केतु जो है केतु के मिलेंगे, क्योंकि केतु जुपिटर के रिजल्ट दे रहा है, जुपिटर इज स्ट्रॉन्गर देन द वीनस एक्चुअली, तो केतु के रिजल्ट मिलने चाहिए। और देखिए यहाँ पर केतु का दृष्टांश कौन सा है? पहला, और हाउस सिक्स्थ हाउस का पहला दृष्टांश राइट जॉ। So he had the problem there only, and he had a serious operation very recently actually, अभी हुआ है बिल्कुल जो है। फिर this person is also in the US actually, and he had a this prostate cancer were diagnosed in Saturn Mercury period actually, Saturn Mercury period। तो देखें हम इसमें कि पहली चीज तो Saturn Mercury 8th हाउस का लॉर्ड है, और इसको अगर हम देखेंगे तो काफी अफ्लिक्टेड है यहाँ भी, और खासतौर से नवांश चार्ट में भी बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है। सन है, राहु है, मार्स है, तो बैडली अफ्लिक्टेड है। बट वो हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब सस्टांस चार्ट में डिस्कस करेंगे। बट लेट अस सी कि व्हाट दिस टू प्लैनेट रिप्रेजेंट। सैटर्न मरकरी, पहले किसके रिजल्ट आपको मिलेंगे? सैटर्न का जो कितना है 5.2 है षटबल, और मरकरी कितना है 8.4। तो मरकरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मरकरी के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मरकरी, अब देखिए यहाँ पर कौन सा दृष्टांश है? सर ये D9 है। हाँ, D9 एफ्लिक्शन में बता रहा था इसको, बट मैं कह रहा हूँ कि मरकरी यहाँ पर सेकंड हाउस में है, और दृष्टांश कौन सा है? थर्ड दृष्टांश इन द सेकंड हाउस। लेट अस सी। किसको रिप्रेजेंट करता है? जनरेटिंग ऑर्गन्स। तो he had a serious health problem actually, and that to prostate cancer की मैं बात कर रहा हूँ actually। तो मैंने अपना भी देखा, I had serious COVID in November 2020 actually, very severe, and lungs were almost damaged, total damaged actually।
तो देन अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि मैं देखता हूँ कि अपने लिए कौन से बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था वो। दशा उस समय चल रही थी ये वीनस मरकरी, ये नवंबर 2020 की बात है। तो वीनस मरकरी की दशा ऑपरेट थी, और वीनस मरकरी का जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, आप देखिए वीनस इज 6 एंड मरकरी इज 6.9। 5.77 मरकरी 6.9, तो मरकरी इज स्ट्रॉन्गर देन वीनस। तो मरकरी रिप्रेजेंट करेगा या जो प्रॉब्लम देगा मरकरी की वजह से होगी। और मरकरी यहाँ पर क्या है? सेकंड दृष्टांश है, और किस हाउस में? 8th हाउस में। 8th हाउस में सेकंड दृष्टांश। एट्थ हाउस में सेकंड लेफ्ट लंग। हाउ एक्यूरेट इट इज, एंड दीज आर ऑल लाइव एग्जांपल्स जो बिल्कुल सही हैं, और अभी जो मैंने देखी इनको जो है, तो आई जस्ट ट्राइड कि मैंने कहा देखता हूँ कि जो बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है वो सही है भी या नहीं है। They find कि they give you the almost correct body part actually, and that to such a minute level, micro level, जिसको हम कहते हैं कि exactly आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है actually, and this is really a boon। और मैं कहूँगा इससे बेटर नहीं हो सकता। जब हम इसको सस्टान चार्ट को भी डिस्कस करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि हम बॉडी के पार्ट को बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए दृष्टांत चार्ट का जो इस्तेमाल है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है इसका जो है, और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करके हम बॉडी के जो करेक्ट पार्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम थोड़ा सा प्रिकॉशन भी ले सकते हैं, या जो भी हमें रेमेडीज करनी है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि इस चार्ट का जो पहले से ही इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, एंड इट्स वेरी वेरी यूजफुल चार्ट। जैसे अभी हमने दो चीजों में देखा कि एक पर्सनालिटी है, एक थेफ्ट का क्वेश्चन है, और एक बीमारी है, डिसीज। तो कहते हैं कि पहले जो भी व्यक्ति जर्नी अंडरटेक करता था, और पहले ऐसी जर्नी नहीं होती थी, प्लेजर ट्रिप नहीं होते थे, वी यूज्ड टू गो विद अ सर्टेन पर्पस एक्चुअली, तो एक काम के लिए जाया करते थे। तो इसका इस्तेमाल हमें बहुत अच्छी तरह से कि जो हम जर्नी के लिए जा रहे हैं, जर्नी अंडरटेक कर रहे हैं, उसका जो पर्पस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम सक्सेसफुल होंगे अपने काम में या नहीं होंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते थे D3 चार्ट का एक्चुअली में। और कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो 36 दृष्टांश है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, और उसमें जो ये टर्म्स हैं जो मैं यहाँ हैं, एग्रीएबल है, बियरिंग फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, जेम्स है, ट्रेजर है, या आस्पेक्टेड बाय द बेनिफिक प्लैनेट। कि अगर आपने देखा कि राइजिंग दृष्टांश कौन सा है, जब आपने जर्नी अंडरटेक करनी है या करी, मतलब जर्नी जब शुरू करी, घर से आप निकले, उस समय राइजिंग दृष्टांश कौन सा है, और अगर राइजिंग दृष्टांश की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से कोई भी, या उसके ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है या एसोसिएशन है, तो हम कहेंगे कि he will get success and prosperity for the purpose he is undertaking journey actually। तो हम राइजिंग दृष्टांश देखेंगे उस टाइम जब वो व्यक्ति जो है जर्नी अंडरटेक कर रहा है, या जो दृष्टांश है राइजिंग दृष्टांश अगर वो आर्म्ड कैटेगरी का है तो भी कहते हैं कि उसको जीत मिलेगी या उसको सक्सेस मिलेगी जर्नी के अंदर। ऐसे ही आयुध जो कैटेगरी हमने देखा, तो अगर आयुध कैटेगरी का दृष्टांश राइज कर रहा है तो डिफीट होगा, डिस्ग्रेस्ड होगा, या कोई लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, या कोई लॉस हो जाएगी।
और ऐसे ही अगर सरपेंट या बॉन्डेज है दृष्टांश जो कैटेगरी हमने देखा, तो उसमें भी जो है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते और उसमें चांसेस ऑफ बीइंग डिस्ग्रेस्ड और इवन गेटिंग इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ आल्सो। तो ये राइजिंग दृष्टांश एट द टाइम ऑफ अंडरटेकिंग जर्नी। तो कौन सा राइजिंग दृष्टांश है, उसके हिसाब से हम जर्नी के रिजल्ट्स जो है वो बता सकते हैं कि जर्नी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ऐसे ही इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं जब कोई भी हमारा लिटिगेशन केस या तो शुरू होता है या उसका वर्डिक्ट आने वाला है। मान लीजिए कि आपने देखा कि हमने कोई लिटिगेशन केस फाइल किया और लिटिगेशन फाइल जिस टाइम हमने फाइल किया तो उस टाइम जो है राइजिंग दृष्टांश कौन सा था, या मान लीजिए वर्डिक्ट आने वाला है और हम जानना चाहते हैं कि वर्डिक्ट हमारे फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा, तो वर्डिक्ट के टाइम राइजिंग दृष्टांश कौन सा है। तो पर्टिकुलरली जैसे ये आर्टिकल 302 वाले जब मर्डर वगैरह हो जाते हैं तो उसके जब वर्डिक्ट वगैरह आते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर ऐसे केस या तो स्टार्ट ऐसे टाइम में हो या वर्डिक्ट ऐसे टाइम है जबकि 5 दृष्टांश है। 5 दृष्टांश हमने देखा, नूस कहते हैं जिसको, तो कहते हैं कि फिर तो डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा ही होगा जो है। तो हम लिटिगेशन केसेस का आउटकम भी दृष्टांत चार्ट की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं। पहले क्योंकि जानवर लोग पालते थे, रखते थे, तो जानवरों की खरीदारी के टाइम भी हम इसका इस्तेमाल करते थे कि हमें खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए। तो कहते हैं कि अगर चतुष्पाद दृष्टांश राइज कर रहा है, जब हम मान लो जानवर खरीदने जा रहे हैं या चतुष्पाद दृष्टांश किसी टाइम राइज कर रहा है और उसके साथ मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो कहते हैं कि उस टाइम जो किसी भी नेटिव के जो कैटल्स होते हैं हाउस में उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी होती है। या अगर मान लीजिए हमें कोई कैटल खरीदना भी है तो अगर चतुष्पाद दृष्टांश राइज कर रहा है तो हम, और अगर वो मैलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है तभी भी हम जो है उसको अवॉइड करेंगे, उस टाइम हम कैटल वगैरह परचेस नहीं करेंगे। और प्रश्न शास्त्र में हमने देख ही लिया कि जो फॉर्म ऑफ थीफ है वो भी हम राइजिंग दृष्टांश की मदद से जान सकते हैं कि जो कौन सा व्यक्ति, किस टाइप का व्यक्ति जो है चोरी में इन्वॉल्व हो सकता है। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी हमने हर तरह से, अभी बहुत तरह से, और वो क्रूर, वॉटरी, सौम्य, मिक्स्ड कैटेगरी से हमने जो है जानने की कोशिश की। फिर कहते हैं कि सोर्स ऑफ डेथ आल्सो, कि 8th हाउस का जो राइजिंग दृष्टांश है वो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारी जो डेथ होगी वो किस तरह से होगी। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो खरेश है एक तरह से जो है कि 8th हाउस का जो 22nd दृष्टांश है उसका लॉर्ड, तो अगर सन है तो कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ डेथ है दैट मे बी ड्यू टू फायर, फीवर, वीपन और एनिमी। मून है तो कोई वाटर डिसीज है, कॉलेरा है, या पानी में डूब कर है, हेपेटाइटिस। मार्स है, फायर है, वेपन है, ब्लड डिसीज है, वोंड है, सर्जरी है। मरकरी अगर है तो एनीमिया, मैडनेस, फॉलिंग फ्रॉम ट्री, नेचुरल डिजास्टर। जुपिटर है तो फायर और वी कैन से नेचुरल डेथ। और वीनस है तो नेचुरली इट इंडिकेट यूटीआई और सम वेनरल डिसीज आल्सो। सैटर्न है, पॉइजन है या विंड डिसीज है, रूमेटिज्म है, अर्थराइटिस है, जो भी हो सकता है। राहु है, लेप्रोसी है, पॉइजन है, स्नेक बाइट है, स्मॉल पॉक्स है। केतु है, एक्सीडेंट है या यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो भी हमारा खरेश होगा वो प्लैनेट का देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि डेथ जो है नेटिव की किस तरह से होगी। और ये आइडेंटिफाइंग बॉडी पार्ट दैट वी ऑलरेडी सीन कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ D3 चार्ट, दृष्टांश। अब इसको एनालाइज करना दृष्टांत चार्ट को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जैसा अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि
ascendant जो है D3 चार्ट में, that gets the prime importance. जब तक ascendant strong नहीं होगा, well placed नहीं होगा, तब तक हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलता. तो इसी तरह से जब हम D3 चार्ट को एग्जामिन करेंगे तो सबसे पहले हम ascendant की पोजीशन देखेंगे in D3 चार्ट. If ascendant is well placed, ascendant has a benefit association, then we can say that this person will get the happiness from a younger co-born. और अगर ascendant ही afflicted है, badly afflicted है, then you can straight away say कि छोटे भाई बहन का सुख नहीं है ऐसे व्यक्ति को. फिर हम फर्दर उसको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे भाई बहन का सुख है ही नहीं एक्चुअली. फिर हम देखते हैं कि relationship between the lord of ascendant and the lord of house representing the individual co-born. तो फर्स्ट co-born है younger co-born, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं. सेकंड co-born younger co-born हम किससे देखेंगे? Which house will indicate the second younger co-born? Fifth house. Fifth house. Third from third. ऐसे ही जो उससे थर्ड, Seventh. थर्ड यंगर को बॉर्न रहेगा, सेवेंथ फिर नाइन्थ, इस तरह से जो. तो हमें रिलेशनशिप देखनी है कि हमारे एक पर्टिकुलर जो यंगर को बॉर्न है, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, उसके साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी. तो कहते हैं कि हमें लॉर्ड ऑफ असेंडेंट और उस हाउस का जो लॉर्ड है, असेंडेंट का लॉर्ड और जो उस हाउस का लॉर्ड है, उसकी रिलेशनशिप D3 चार्ट में क्या है. तो दैट विल टेल यू द रिलेशंस विद दैट पर्टिकुलर यंगर को-बॉर्न. और फिर कहा कि जो लॉर्ड है इंडिविजुअल को-बॉर्न का, तो अगर D3 चार्ट में अगर वो लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, मान लीजिए कि फर्स्ट यंगर को-बॉर्न है तो थर्ड हाउस का लॉर्ड, सेकंड यंगर को बॉर्न है तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, थर्ड यंगर को बॉर्न है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड. तो अगर वो रेलेवेंट यंगर को बॉर्न या कंसर्न यंगर को बॉर्न का अगर लॉर्ड D3 चार्ट में वेल प्लेस्ड है या उसके साथ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन भी है, तो हम कहते हैं कि जो दैट पर्टिकुलर को बॉर्न या दैट इंडिविजुअल को बॉर्न विल हैव लॉन्ग लाइफ एंड हेल्थी लाइफ. उसकी जो लाइफ होती है अच्छी होती है. फिर ये भी कहा कि जो रिजल्ट्स देते हैं प्लैनेट, जो फर्स्ट देशांश में प्लेस्ड होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, तो अगर प्लैनेट फर्स्ट देशांश में प्लेस्ड होते हैं, उनके रिजल्ट मिलते हैं एट द स्टार्ट ऑफ दशा. जैसे ही दशा शुरू होती है उनके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं. और जो सेकंड देशांश में प्लेस्ड होते हैं उनके रिजल्ट मिलते हैं मिडिल ऑफ दशा में. और अगर थर्ड देशांश में प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं तो एंड ऑफ दशा. और जो हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट जनरल रिजल्ट नहीं है. दे आर द रिजल्ट कंसर्निंग ओनली द यंगर को-बॉर्न. ये जो रिजल्ट है वो यंगर को-बॉर्न से कंसर्न है, या कि नहीं, जनरल नहीं है कि ऐसे में शादी होगी या नहीं होगी या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे मतलब नहीं है. दिस इज ऑल रिलेटेड टू यंगर को-बॉर्न एक्चुअली. फिर सेक्स कैसे पता लगेगा कि जो यंगर को-बॉर्न का उसका सेक्स क्या होगा. तो कहते हैं कि सेक्स ऑफ द को-बॉर्न लॉर्ड ऑफ द साइन रूलिंग द इंडिविजुअल को-बॉर्न, वो इन D3 चार्ट, कहते हैं कि D3 चार्ट में जो हमारा इंडिविजुअल को-बॉर्न है, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवेंथ हो, उसका लॉर्ड की क्या पोजीशन है. अगर वो लॉर्ड एक्सॉल्टेड है या मेल प्लैनेट के साथ उसका एसोसिएशन है, मेल प्लैनेट सन, मार्स, जुपिटर के साथ उसका अगर एसोसिएशन है तो मेल को-बॉर्न होता है. और अगर फीमेल के साथ एसोसिएशन है तो फीमेल को-बॉर्न होता है. और अगर उसका लॉर्ड ना तो एक्सॉल्टेड है, ना डेबिलिटेटेड है, ना ही कोई मेलेफिक प्लैनेट के साथ या किसी भी दूसरे प्लैनेट के पास कंजॉइंट है, then the nature of the sign occupied, और जो साइन है इसमें कहा कि कुछ मेल दृष्टांश माने गए हैं और कुछ
फीमेल दृष्टिकांश माने गए। कुछ जो दृष्टिकांश है 36 उसमें से मेल दृष्टिकांश है और कुछ जो है फीमेल दृष्टिकांश है। हमें देखना है कि जो इंडिविजुअल कोबॉर्न का लॉर्ड है वो कौन से दृष्टिकांश में है। तो ये जो मेल दृष्टिकांश है, एरीज का फर्स्ट एंड थर्ड, टॉरस का सब फीमेल है, जेमिनी का ये, कैंसर ये सब जो है दे रिप्रेजेंट द मेल दृष्टिकांश। तो अगर प्लैनेट इन दृष्टिकांश में है तो मेल कोबॉर्न होगा, और अगर ये प्लैनेट इन दृष्टिकांश में नहीं है तो फीमेल कोबॉर्न होगा। तो इसकी सहायता से हम ये भी बता सकते हैं कि जो आपका कोबॉर्न है पहला, दूसरा, तीसरा, उसका सेक्स क्या होगा, वो भी हमें पता लग जाता है इससे जो है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इसमें कि हम किसी का इंडिविजुअल चार्ट देखकर किसी भी व्यक्ति का, तो एक आइडिया हमको मिलता है कि वो ट्विंस तो नहीं है। कई बार होता है ट्विंस है, तो उसका हम चार्ट देखकर हम बता सकते हैं कि whether this person can be twins actually। तो वो भी, इसके भी कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो भी हम एग्जामिन करेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं यहीं रुकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर और जो हमने बात की है उसको और अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे अबाउट D3 चार्ट। तो अब आपका टर्न है, you can ask any question about what we are doing actually. Any question about divisional charts? Yeah. हाँ संजय जी। सर इसमें जो बॉडी पार्ट्स आपने दिखाए थे जी 1 2 3 करके, कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ कि किसी का दूसरा दृष्टिकोण हो तो दूसरे से शुरू होगा, फिर दूसरा, तीसरा, पहला। वही मैंने कहा कि जैसे दृष्टिकांश चार्ट हमने बनाए अभी जी कि एक बताया कि फर्स्ट दृष्टिकांश उसी राशि से शुरू होता है, सेकंड 5th से और थर्ड 9th से, लेकिन कुछ अलग अलग, जैसे जेमिनी पद्धति अलग है, अष्टक वर्ग का कुछ अलग है, तो ऐसे ही कुछ एस्ट्रोलॉजर ने D3 चार्ट बनाने के अलग अलग तरीके बताए कि उसमें कहा कि पहला दृष्टिकांश, किसी ने कहा सब 1 नंबर राशि से ही होता है सबका। तो वो अलग अलग मेथड हैं, बट व्हाट आई टोल्ड यू दैट वी आर नॉट going on that actually, not on that controversy. We are going on one system only, that is the Parashar system. क्योंकि कभी भी जैसे मान लो पराशर सिस्टम से हमने ये अभी षटबल हम देख रहे थे, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट हम अष्टक वर्ग से भी निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी, बट समटाइम देयर मे बी टोटली डिफरेंट रिजल्ट्स एक्चुअली। तो जो भी हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स, वी हैव टू अप्लाई विद कॉशन, and what we say कि we use them only as additional tool, we don't replace it by the Parashar system. We can use them only as an additional tool, जैसे जेमिनी सिस्टम हुआ या अष्टक वर्ग का सिस्टम हुआ या और भी कोई सिस्टम हुआ, तो उसको एडिशनल टूल की तरह यूज करिए। और डिविजनल चार्ट में आपको एक नहीं, जैसे दृष्टिकांश चार्ट है तो कम से कम 4-5 अलग अलग राइटर्स हैं जो ज्योतिष के विद्वान हैं, उन्होंने बनाने का तरीका बिल्कुल अलग बताया। और दूसरा ये भी, हम उस कंट्रोवर्सी में जहां तक बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो बॉडी पार्ट में तो हम सिर्फ डिग्री देख रहे हैं और कुछ देख नहीं रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड दृष्टिकांश, हम ये नहीं देख रहे किस राशि में है वो, वी आर ओनली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो किस हाउस में है और कौन सा दृष्टिकांश है। तो उस कंट्रोवर्सी में वैसे भी नहीं आता वो। मुझे बहुत सिंपल और टू द पॉइंट लगा एक्चुअली में, नॉट टू द पॉइंट। मैंने तो अभी अप्लाई किया, मैंने पहले नहीं किया था एक्चुअली, आई नेवर डिड एक्चुअली। So this time I thought कि let me see कि what we are teaching or what we are studying, whether that is correct or not. But I found in most of the cases it is totally accurate. और आप देखिए कि किस तरह से, ये तो बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है जो अभी अभी हुई हैं मेरी लाइफ में जो है। दूसरा थोड़ा एक्सटेंशन यही कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे मैलेफिक जितने ज्यादा होंगे उस पार्ट पे इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। देखिए वो तो हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। देखिए हर प्लैनेट तो बीमारी देगा नहीं जी, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट है, एंड सपोज आफ्टर असेसिंग वी फाइंड आउट कि दिस में कॉज द प्रॉब्लम, एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम, तब हम देखेंगे कि वो किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि हम जो लग्न चार्ट देखेंगे, षष्ठांश चार्ट देखेंगे, नवांश चार्ट देखेंगे तो उससे आइडिया लगाएंगे कि वेदर दिस कैन गिव द प्रॉब्लम और नॉट। तो अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो किस बॉडी के पार्ट में दे रहा है वो हम इससे निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? और कोई एनीवन एल्स? हाँ जया जी। नहीं सर, वो बीच बीच में ही मैं तो समझ लेती। अगली बार जब एग्जाम्पल करेंगे तब ज्यादा क्लियर। हाँ राइट। सर हमें खर देशकान को तो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए हर चार्ट में, क्योंकि बिल्कुल, उसकी दशा में हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। और जैसे जब हम नवांश पढ़ेंगे तो देन यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ 64th नवांश। जैसे ये हम लोग 8th हाउस का 22nd देखते हैं। नवांश में 9 पार्ट होते हैं एक राशि में, वो भी 8th हाउस का ही पड़ता है, बट उसका नंबर 64th होता है, नॉट 22nd एक्चुअली। तो बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे 64th नवांश है ऐसे ही 22nd दृष्टांश। दोनों को ही हम खर दृष्टांश कहते हैं, उसको खर नवांश बोलते हैं। यस सर, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन पूछने को तैयार नहीं है? सर जैसे 8th हाउस में खर देशकान पड़ा, तो सर उसका जो बीच वाला सेकंड वाला जो सपोज बीच वाले में 10 to 20 डिग्री में है, तो मार्स है 12th हाउस में पड़ा हुआ है, तो सर उसकी मार्स की दिशा में प्रॉब्लम आएगी कि 8th हाउस में सैटर्न की दिशा, सैटर्न का साइन है तो मैंने क्या कहा, ये कोई एग्जांपल लगन का जो होगा ना, ये है मान लीजिए कोई। जी सर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें देखिए लग्न क्या है, लियो साइन में पहला दृष्टांश, ठीक है। तो इसमें पहला दृष्टांश हुआ 22nd दृष्टांश 12वीं राशि में। जी सर। और 12वीं राशि में पहला दृष्टांश क्या होगा? 12वीं राशि होगी, पाइसेस होगा। और उसका लॉर्ड क्या होगा? जुपिटर। तो जुपिटर बिकम्स द खरेश इन दिस केस, कि जब जुपिटर की दशा होगी उस टाइम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर कहा कि D3 चार्ट में इस राशि में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं। 12 नंबर राशि में कोई प्लैनेट है? कोई नहीं है। तो अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड होता तो उसके रिजल्ट भी खराब होते हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी चार्ट में किसी भी हाउस में पड़ा हो सर, कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो। ठीक है सर। ये वो खरेश तो हो ही गया जी, खरेश तो हो ही गया। थैंक यू सर। और देखा भी हमने अभी जो हॉरोस्कोप देखा था, जब माउथ कैंसर का मार्स की दशा चल रही है, मार्स इज द खरेश इन दैट केस। चलिए, there is no question, then we stop here. So we meet next time with the examples दृष्टांत चार्ट की। और आप भी अगर कोई लाना चाहें एग्जाम्पल तो ला सकते हैं। लेट अस ट्राई दैट आल्सो। नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक गुड यू नाइट। सर, नमस्ते। गुड नाइट।